आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन पेपरों से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होना है कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे ख्याल से आप सभी भाई बहन जो चैनल पे नए हैं, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें और जुड़ जाएं। हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रृंखला। आशा है आप सभी बहनों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए हो, क्योंकि जितने देखिए सीटेट पास करने का एक ही तरीका होता है, सबसे मेन तरीका, ना बुक्स और ना ही कोई अन्य माध्यम। जितना आप प्रैक्टिस कर सकें पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन वही रहते हैं, बस वर्डिंग चेंज हो जाती है। मैंने कल उदाहरण दिया था, मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं अभी निकलता हूँ, दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा सा वर्डिंग अलग है। तो वैसे सीटेट के क्वेश्चन होते हैं, बाहर से कुछ नहीं पूछता, सब क्वेश्चन उसी से आते हैं जो टॉपिक दिए रहते हैं, जो सिलेबस दिया रहता है, बस वर्डिंग अलग होती है, वही कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, विच पीरियड मार्क्स इन ट्रांजेक्शन ऑफ फ्रॉम चाइल्डहुड ए एडल्टहुड। तो अगर देखिए बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है, ठीक है, एडल्टहुड वयस्कता, ठीक है। तो बचपन से जो वयस्क हो जाता है इंसान, वो जो परिवर्तन काल इसमें पूछा है कौन सा है। तो आपको पता है कि वयस्क इंसान बालक कब होता है, जब वो बचपन से वयस्क तब होगा जब वो किशोरावस्था में होगा, किशोरा के बाद ही तो वो एडल्ट होगा, वयस्क होगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। आपने क्या लगाया था, जल्दी से बताइए, जल्दी से ये सीरीज़ हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल उपयोग की आवश्यकता होगी। ब्रश पर पेंटिंग, बस ऑप्शन ए ब्रश से पेपर पेंटिंग करना, ऑप्शन 2 पेपर से टुकड़ों को काटना चिपकाना, या ऑप्शन 3 सुई में धागा डालना, या ऑप्शन 4 चलना और दौड़ना। इसका राइट आंसर आप सभी दे दें। ये दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर एग्ज़ाम में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में, ठीक है। तो देखिए इसमें गामक कौशल पूछा है, स्थूल गामक कौशल उपयोग की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसमें चलना और दौड़ना, ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। इसी में स्थूल और गामक कौशल की आवश्यकता होगी। आपने क्या कमेंट में बताया, ज़रूर कमेंट बताइएगा आपने क्या इसका आंसर सोचा था। चलिए अगला देखते हैं, सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए। द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज, सामाजिकरण की प्रथम संस्था, पहला ए परिवार, ऑप्शन 2 स्कूल, ऑप्शन 3 दोस्त, या ऑप्शन 4 मीडिया। दिए अगर सामाजिकरण की प्रथम संस्था पूछे, अगर प्रथम टीचर पूछे, तो आप माता को लगाते हैं प्रथम टीचर में, मदर को। वैसे ही सामाजिकरण की प्रथम संस्था आपका परिवार है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह मानता है कि भौतिक वस्तुएं, ठीक है। अगला हम लोग बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथे में बढ़ते हैं। यह मानता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव, एक मिनट उसको छोटा कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आ जाए। यह मानता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है। जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं। ऑप्शन ए अगर हम देखें, जीव सोच, पदानुक्रमित सोच, या केंद्रीकरण सोच, या चौथा वर्गीकरण। इसका आंसर आप सभी को दे देना है, चौथा विकल्प है। तो देखिए अगर जीव सोच अगर उसने दिया है, तो अगर आपको इन चारों विकल्प पे नहीं आता है, तो सजीव गुण किसमें होंगे, जिसके अंदर जान होगी या जिसके अंदर जीव होगा। आपके अंदर जान है तभी तो आप सजीव हैं, नहीं तो आपके अंदर जान नहीं तो आप क्या निर्जीव है। तो भैया इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, खाली सजीव का जीव उठा लेना है। जिसके अंदर जान होगी तो जीववादी सोच होगी, वही गुड़िया, कार, सजीव में गुण होती हैं, यह कहलाती है जीववादी सोच। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है,
यही क्वेश्चन टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन आपको सोच समझ के करना है। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 5वां क्वेश्चन देखना है आपको। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। तो एक ही समय में ध्यान में नहीं रखते पाती। अब कारण इसका देख लेते हैं 5वें का। हाँ, जीन पियाजे के अनुसार रिया का संज्ञानात्मक विकास व पूरी संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प आपको बताना है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, या दूसरा ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग दे दें। ठीक है, तो देखिए 5वां क्वेश्चन आप सभी भाई बहन इसका राइट जवाब मैं आशा चाहता हूँ आप सभी इसका राइट जवाब जरूर दें। ठीक, चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चनों में मैं आपको ट्रिक बता दूं। एक मिनट, कहाँ भाग रहे हो भाई। ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको मैं ट्रिक बता दूं तो इस ऐसे क्वेश्चन अगर आपको इसमें मिल जाए, किस में मिल जाए, सी टेट में, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको नहीं आता तो आप सबसे पहले पहला ऑप्शन सही कर देंगे। ए आर दोनों सही है। जब सही होंगे तभी आर ए की सही व्याख्या करेगा। ठीक है, जब आपको कुछ नहीं आता तो आपको एक ऑप्शन देना है जिसमें कहेगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। जब आपको कुछ नहीं आता 50% से ऊपर ये आंसर सही होता है। ठीक है, और ज़्यादा मैं कहता हूँ 80% से ऊपर ये आंसर सही होता है। ठीक है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं, मैं लॉजिक देता हूँ कि इसमें कहा क्या है। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। तो ए तो सही है। और अगर आर देखें तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक चरण में सही है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाती। तो आपकी ए आर सही है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। जिनको नहीं आता उनके लिए ट्रिक बता दी है जिसमें ए आर दोनों सही हों और आर ए की सही व्याख्या करता हो। ठीक है, हर चीज़ बताते चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। ए पाठ का, दूसरा पुनर्वलन का, तीसरा अनुबंधन का, चौथा संज्ञानात्मक द्वंद्व का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दे देना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं किसमें 1 to 5 लेवल में और पूछे संकेतों व तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत, तो ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ट्रिक आपको ट्रिक लगानी है, खाली इतना समझना है। जब आ जाए संकेतों व अन्य तरीकों से बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना, तो एक तरीके से क्या होता है, हम पाड़ का इस्तेमाल करते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए पाड़ हो जाएगा। आप देखा होगा कि जब कोई प्लास्टर करता पाड़ बनाता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, एक तरफ अपनी मदद के लिए, तो इसका राइट आंसर एक अगर हम देखें लॉजिकल तो इसका राइट आंसर पाड़ हो जाएगा। जहाँ पे ऐसा पूछे संकेतों द्वारा तरीके बच्चों की जरूरत पड़ने पर मदद का उदाहरण है तो पाड़ याद रखिएगा, किसी बिना सोचे समझे राइट आंसर ज़रूर लगा दिएगा। 7वां है, चलिए बताइए। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑप्शन 3 रटन अधिगम, या ऑप्शन 4 निष्क्रिय अधिगम। तो रटन तो बेकार है, पहले ऐसे चीज़ों को तो आप पहले ही काट दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी, मैं चाहता हूँ आप सभी इसका जवाब दें। ठीक है, ठीक है, चलिए 7वें का आंसर आप, मैं चाहता हूँ सभी दें। ठीक है, तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो देखिए ये तो निष्क्रिय अधिगम, रटन तो कट गया, क्रिया प्रसूत कट गया, सहयोगात्मक अधिगम आंसर नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सा था 7वां। चलिए अगला देखते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार परिणाम
के बजाय दूसरों के अपेक्षानुसार कार्य करता है। कोलबर्ग के अनुसार, ठीक है, पहला पूर्व संक्रियात्मक चरण, दूसरा पूर्व परंपरागत चरण, तीसरा परंपरागत चरण, चौथा पश्च परंपरागत चरण। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे 8वें का क्या होगा। चलिए ठीक है, आपने दे दिया होगा। तो देखिए इसका पूर्व संक्रियात्मक होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अभी मैंने पढ़ा, अभी बताया था बच्ची वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। पूर्व परंपरागतमक नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो गया परंपरागत चरण। उसी के द्वारा चरण व्यक्ति अपने व्यवहार परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करता है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हो गया, 9वें की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या विद्यार्थी केंद्रित होती है। 9वें का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, 9वें का, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप सभी से आशा करूंगा कि आप सभी इसका देंगे। तो आप जानते हैं कि पहले की जो कक्षाएं थी वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब की जो कक्षाएं विद्यार्थी केंद्रित हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी। चौथा विकल्प पे राइट मार देना और जल्दी से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, जो भाई बहन चैनल पर भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सीटेट पास होना चाहते हैं ऐसी प्रैक्टिस से, और पिछली क्लासों अगर नहीं देखी तो पिछली क्लासें आप देख लें कॉन्सेप्ट वाली, तो उनसे आपको मदद मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और जिन्होंने लाइक अभी तक नहीं किया लाइक कर लें और शेयर कर दें वीडियो को। चलिए अगला हम देखते हैं। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। तो आपको पता है टीचर एक सुगमकर्ता होता है और रेणु और एक परामर्शदाता है। तो पहली भाषाई, दूसरी स्थानिक, या तीसरी जिसको हम पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, चौथा अंतःवैयक्तिक। तो चौथे ये 4 ऑप्शन हैं। जल्दी इसका बताइए। 10वां क्वेश्चन है और मैं आपको उसका आंसर बता रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर बता दें। तो देखिए, अगर रेणु विद्यालय में परामर्शदाता है और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार अगर उसने पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप सभी दे दें, फिर मैं देता हूँ, ठीक है। चलिए, पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, तीसरा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 11वां क्वेश्चन है। 20 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा में प्रयोग करना चाहिए। 1 केवल क्षेत्रीय भाषा का, 2 केवल हिंदी भाषा का, 3 केवल अंग्रेजी भाषा का, या चौथा बच्चों की मातृभाषा का। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर बच्चों से पूछा है तो बच्चे अगर सबसे पहले 1 to 5 का है, तो बच्चे सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ हो तो बच्चे की जो मातृभाषा होती है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, क्षेत्र की जो मातृभाषा होती है, उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। आपने क्या लगाया था ज़रूर बताइएगा। 11वें का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल की वैशाली अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। चलिए 1 मिनट। माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। तो वैशाली को जवाब देते उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल तो लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे एक छोटी सी प्यारी गुड़िया ला दूंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक लड़का, एक बॉय और एक गर्ल पे कंपेयर करने का क्वेश्चन आ जाए, जहाँ पर लड़की को एहसास दिलाया जाए कि तुम लड़की हो और वो चीज़ नहीं कर सकती हो, तुम्हारी चौका बर्तन करने का काम है, तुम्हें गुड़िया खेलने का काम है, तुम मैथ नहीं पढ़ सकती, तुम मैथ में आगे नहीं जा सकती, तुम दौड़ नहीं सकती, तुम दौड़ वाले चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ऐसे क्वेश्चन आए
जिसमें कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए और लड़की और लड़के में, तो वो हमेशा क्वेश्चन का आंसर लिंग रूढ़िबद्धता से होता है। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए, समता वमता नहीं, सिर्फ लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है, चलिए अगर हम 13वें क्वेश्चन की बात करें, बच्चों का नामीकरण उन्हें उनके वर्गों में बांटता है। पहला, अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। दूसरा, बच्चों को समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तीसरा, सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरत पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। या चौथा, बच्चों को आत्मसम्मान प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। चलिए 13वें का आंसर इसका था कि बच्चों को नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। तो 13 क्वेश्चन है, आशा चाहूँगा आप इसका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो देखिए, अगर नामीकरण वर्गों में बांटना तो अर्थपूर्ण सीखने में बढ़ावा देगा व सुसंधित करेगा, तो ये कहीं से नहीं होता। लेकिन बच्चों को समूह में हीनता और सीखने में लाचारी जन्म देगा, तो ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन बनता है। चलिए दूसरा भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है? सभी बच्चों में अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक है। और छोटा कर लें, कट गया क्वेश्चन, सकारात्मक राजनीति है। चौथा, बच्चों में आत्मसम्मान प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सभी नेगेटिव हैं और ये थोड़ा सा बच्चों अधिगम पूरा करने की सकारात्मक रणनीति ये भी नहीं है। और बढ़ावा तो देगा ही नहीं। अगर बच्चों को तो आप अलग कर देंगे, बच्चों को नामीकरण के हिसाब से उनको वर्ग में अलग अलग बांटेंगे, तो बच्चों में अगर वो समूह से अलग होंगे तो बच्चों के समूह में एक हीनता पैदा होगी कि उनको अच्छा कर दिया, उनको अलग अच्छे समूह में डाल दिया, और एक लाचारी का जन्म होगा। तो राइट आंसर इसका दूसरा हो जाएगा, बच्चों में हीनता और सीखने की लाचारी का जन्म होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? पहला, विद्यार्थी एक दूसरे की तुलना करना। दूसरा, बच्चे की व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों को आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तीसरा, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन व मूल्यांकन करना। या चौथा, साल के अंत में बच्चों को मूल्यांकन करना और उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। 14वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बता देना है। चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो केवल वाले काट दो, जिसमें केवल लिखा हो तो निगेटिव होता है। जब निगेटिव क्वेश्चंस में पूछे तो आंसर केवल वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको हटा देना है। और सतत समग्र मूल्यांकन क्या मायने? विद्यार्थियों की एक दूसरे को तुलना कभी करना नहीं बताया जाता। समग्र विशासन तुलना, ठीक है। चौथा क्या? बच्चे के अंत में साल मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा पदोन्नति के निर्णय के लिए मूल्यांकन करना, ये भी गलत है। दूसरा इसका राइट आंसर है बच्चे के व्यापक विकास, मतलब व्यापक माने सभी व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। देखिए इसमें हर चीज़ आ गया, पॉजिटिव हर चीज़ आ गई। तो आपका राइट आंसर दूसरा हो गया। आपने क्या बताया था ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको आप बताइए, इसके बाद हम कल फिर मिलेंगे क्लास के साथ। इसको आप बताइए। 15वां क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? पहला, योगात्मक मूल्यांकन। दूसरा, रचनात्मक मूल्यांकन जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं। तीसरा, मानकीकृत मूल्यांकन। चौथे की बात करें तो मानक संदर्भित मूल्यांकन। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं। आशा आप सभी को समझ में आया होगा। अभी तक जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब बटन बगल में सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास के लिए तैयार रहें। तो मेरे ख्याल से देखिए इसका अगर राइट आंसर हम देखें 15वें का आप सभी ने दे दिया होगा, ठीक है। तो जो प्रभावी शिक्षा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों को प्रयोग करते हैं। तो शिक्षक किस प्रकार मूल्यांकन को मदद मिलती है? योगात्मक नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत संदर्भित, ये गलत हैं। रचनात्मक क्रिएटिविटी मूल्यांकन पर मदद मिलती है। लेकिन आपने देखा होगा विद्यालय में सब हमेशा इसी पर जोड़ा करके सीखो। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करेंगे, उतना अधिक सीखेंगे। आज की क्लास समाप्त होती, कल हम फिर स्टार्ट करेंगे।
जो भी भाई बहन चैनल पे नए थे जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको सूचना क्लास की मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।